जय जिजाऊ, जय शिवराय। आज लाइव आ रहा हूँ। वैसे तो सुबह ही मैंने कहा था दोपहर को कि लाइव आ जाऊंगा, इस रेफरेंस में लाइव आ जाऊंगा। तो सुबह मैंने कहा था दोपहर को, जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, उस रिजल्ट के रेफरेंस में उसको देखकर जो अंदाजा मेरा हो रहा था, उस अंदाजा को लेकर मैंने कहा था, मैंने फेसबुक पर एक कमेंट डाला था। वो फेसबुक कमेंट था कि 5 राज्य के चुनाव नतीजे ने ईवीएम मशीन को पवित्र कर दिया और कुछ लोगों का बलि दे दिया। ऐसा मैंने सुबह दोपहर के बाद जब ट्रेंड चल रहा था, तो उस ट्रेंड के बाद मैंने कहा था। तो और इसके संदर्भ में कुछ लोगों का बलि भी दिया गया है, नेतृत्व, लड़ाकू नेतृत्व का बलि भी दिया है, ये भी मैंने कहा था। और 6:30 बजे मैं लाइव आऊंगा, ये मैंने आपको कहा था। तो इस संदर्भ में लाइव आया हूं। जब हम लोग लाइव आते हैं तो हमारे लोगों के पास नोटिफिकेशन बहुत देर जाता है, बहुत देर लोग जुड़ जाते हैं। तो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट ने मुझे कहा है कुछ 1-2 मिनट के बाद आपको लाइव शुरू करना चाहिए। 2 मिनट लोगों की राह दिखनी चाहिए और लोगों को अवसर देना चाहिए जुड़ने के लिए। तो इसलिए समय को हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट ने मुझे कहा था कि जरा थोड़ा समय दे दो, 2-4 मिनट का, तो मैं समय ले रहा हूं। इस दौरान मैं कार्यकर्ता को विनती भी कर रहा हूं कि होता है कार्यकर्ता इस लाइव को जब देखते हैं तो अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो कार्यकर्ता को विनती है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। दरमियान आप जितना शेयर करोगे उतना लोगों के पास जाएगा। वैसे ये जो व्यवस्था है हमारे खिलाफ है, हमारी रीच कम कर रही है, तो इसको बढ़ाने के लिए इसको शेयर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो जो 2-3 मिनट मैं लेने वाला हूं और आपका स्वागत करने वाला हूं। यहाँ हमारे संतोष गरज जी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। लंकेश्वर जी आए, अतुल जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे कुछ कार्यकर्ता और भी कार्यकर्ता आए, सुहास सोलनकर जी आए हैं, सुधीर पगारे जी आए हैं। आप सब लोगों का लाइव में मैं स्वागत करता हूं। और चूंकि चुनाव नतीजे के रेफरेंस में बात करने वाला हूं, तो हिंदी में बात रखना चाहूंगा, चूंकि महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें भी समझानी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको देखना है हमको। तो मैं थोड़ा सा इस रेफरेंस में लाइव भी रहूंगा, हिंदी में बात करूंगा। तो लोगों को विनती है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थोड़ा लाइट इश्यू होता रहता है, लाइट का इश्यू है, इस बात को मैं जानता हूं। जब मैं ऐसा हाथ करता हूं, ज्यादातर उस दिन मैंने हाथ किया था तो ऐसा थोड़ा सा लाइट आता था। अगर आज थोड़ा लाइट इश्यू हो रहा है तो मुझे मेरा मुद्दा लोगों के पास पहुंचे, इससे मेरा रेफरेंस है ज्यादा मेरा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइव करेंगे। जो भी लोग आए हैं, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और मैं हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट ने मुझे कहा था कि 2-3 मिनट आप लाइव शुरू मत करिए, स्टार्ट करिए, इसलिए मैं रुका हूं। और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लेकर मैं बात करूंगा। वैसे मैंने कल परसों एग्जिट पोल पर मैं लाइव आया था और एग्जिट पोल को मैंने क्रिटिसाइज किया था, एग्जिट पोल को। और जैसे कि जिस प्रकार मैंने एग्जिट पोल को क्रिटिसाइज किया था, शायद उसी प्रकार के लगभग चुनाव के नतीजे आए हैं। ज्यादा कुछ अन्य परिणाम नहीं हुए हैं, उसी प्रकार के चुनाव के नतीजे आए हैं। तो जो सभी लोग आए हैं, सब लोगों का, अनिल सातपुत जी, संजय, बहुत सारे लोग आए हैं। आप सब लोगों का भी नाम नहीं लेने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मुझे अभी मेरे टाइम बॉन्ड के हिसाब से इस लाइव को शुरू करना है। तो मैं अभी लाइव सब्जेक्ट पर बात करूंगा। सभी लोगों का मैं स्वागत करूंगा और विनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव करने के लिए अपील करें।
तो लाइव शुरू होने के पहले आप लोगों को इस बात को, ये थोड़ा लाइट ऐसा करने से लाइट क्लैरिटी हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूं मेरा, ताकि लाइट क्लियर होता है इससे। ठीक है, प्रताप दादा पाटिल आए, उनका भी स्वागत। तो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे मैं बात कहूंगा कि मैंने कहा था 5 राज्यों के चुनाव नतीजे ने ईवीएम मशीन को पवित्र कर दिया, और इसमें कई लड़ाकू नेता का बलि भी दे दिया, ऐसा मैंने कहा था। तो इस रेफरेंस में मैं बात करना चाहता हूं, जो चूंकि पूरे भारत का और पूरे लोगों का ये चुनाव नतीजे के रेफरेंस में बहुत ज्यादा अटेंशन रहता है, क्यों नहीं होना चाहिए, अटेंशन है। तो क्या रुझान आएंगे, इसको लेकर पूरे लोगों का इस पर ध्यान है, लोग देख रहे हैं इस रुझान को। तो जैसे ये रुझान आया है अब ये रुझान आने के बाद, इस रुझान के बाद लगभग हमारे जो भी लोग हैं इस रुझान को देख रहे हैं, थोड़ा क्लियरिटी कर रहा हूं मैं इस लाइट का, ठीक है, वो होता है, क्लियर होता है, ठीक है। तो ये जो रुझान आए हैं, इसमें रुझान में अभी एक नई खबर आई है कि मैंने एग्जिट पोल ने कहा था कि ममता, चूंकि मैं केवल बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, अन्य राज्य साउथ इंडिया और आसाम के रेफरेंस में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल को ही लेकर हमको बाकी बातें समझ में आएगी। तो पश्चिम बंगाल के ही रिजल्ट के बारे में मैं कहूंगा कि मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और भाजपा का गुप्त समझौता हुआ है, ऐसा मैंने एग्जिट पोल के बाद कहा था। और इसके लिए मैंने कुछ तथ्य रखे थे, उस तथ्य में मैंने कहा था कि ममता बनर्जी ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है, तो ये मैंने कहा था। और मुझे इसके सबूत आज भी दोबारा मैं इसके चुनाव नतीजे के बाद भी मेरे पास सबूत आए हैं, सबूत दिखाई दे रहे हमको, इसको हमको चर्चा में लाना है। जरूरी नहीं मेरा आकलन सही हो गलत बाद में हम देखेंगे, मगर ममता बनर्जी का बीजेपी के साथ गुप्त समझौता हुआ है, इसका जो मैंने कहा था कि ईवीएम के मुद्दे पर ममता बनर्जी नहीं बोल रही है, यह सबूत था। अब दूसरा सबूत अभी तुरंत मेरे पास आया है, वो सबूत ये है, अभी हाल में सबूत आया है, वो सबूत ये है कि हम लोग देखते हैं जैसे कि अभी की खबर है, मैं लाइव करने के पहले की खबर मेरे पास आई, चूंकि मैं फडणवीस को देख रहा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जो पंढरपुर की सीट के लेकर अपने बयान दे रहे थे। तो बयान में उनको सवाल पूछा कि ममता बनर्जी की जीत को लेकर जब सवाल पूछा, तो उन्होंने उसमें ऐसा कहा था कि अभी जीत निर्धारित नहीं हुई है, अभी जीत निर्धारित, ममता बनर्जी की जीत निर्धारित नहीं हुई है, और भी अभी चुनाव इलेक्शन कमीशन वाला घोषित करने वाले, अभी इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी उसने घोषित नहीं किया है, अभी घोषित करने के लिए बाकी है। ऐसा एकदम 6:25 में 6:25 समय के साथ बता रहा हूं कि वो कह रहे थे अभी घोषित नहीं हुआ है, 6:25 से 20 मिनट के समय उनका चल रहा था, जब तक सारी मीडिया ने कहा था कि ममता बनर्जी की 200+ सीटें आई भी, और ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को हरवाया भी, और शुभेंदु अधिकारी को हरवा कर 1200 वोट से ममता बनर्जी जीती। और हैरान करने वाली बात है कि बाकी सब लोगों के लगभग रुझान आए हैं, मगर ममता बनर्जी के रुझान क्यों नहीं आ रहे उनकी सीट नंदीग्राम के, और उसको एकदम ट्रेंड, एकदम साइमल्टेनियसली ट्रेंड क्यों चल रहा है, इसको रिजर्व क्यों रखाया जा रहा है, इसको मुझे सुबह से दोपहर के बाद, मैं सुबह से जब देख रहा था तो दोपहर के बाद मैं देख रहा था कि इसको सबसे ज्यादा क्यों ये बताया जा रहा है। जहां तृणमूल कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी दिया जा रही है, तो ममता बनर्जी को भी जल्दी जितवाना चाहिए, फिर भी उसको पीछे क्यों रख रहे हैं, इस नंदीग्राम की सीट के रिजल्ट क्यों पीछे रह रहे। और एकदम खबर आ गई 5-5:30 बजे कि ममता बनर्जी 1200 वोट से जीती। तो ममता बनर्जी जीत गई, उसकी सरकार भी आ गई, मगर मुझे थोड़ी आशंका हो रही थी आगे पीछे क्यों हुआ, आगे और 1200 से वोट से आई। तो उस समय मैंने ऐसा ओपिनियन बनाया था कि फिक्सिंग को लेकर मैं कहने वाला था, अगर ममता बनर्जी 1200 वोट से जीती है तो बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी, मैं कहने वाला था कि बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी इसको चैलेंज करेगी अभी, क्योंकि 2 नंबर के उम्मीदवार को ईवीएम मशीन के निकाल अगर मंजूर नहीं है
और कोई भी हारने वाला आदमी इंडिविजुअल लेवल पर कभी अपनी हार नहीं मानता, भले ही वो हारे, वो जब तक उसको कंफर्म रिजल्ट नहीं मिलता तब तक वो हार नहीं मानता। तो शुभेंदु अधिकारी, मुझे ऐसा लग रहा था शुभेंदु अधिकारी चैलेंज करने का उसको राइट है वीवीपैट गिनने का, क्योंकि ईवीएम मशीन, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है ईवीएम मशीन कि ईवीएम मशीन से जो पवित्रता, ईवीएम की जो पवित्रता है वो पवित्र कर दिया। ये जो मेरा सेंटर आइडिया है, तो इस सेंटर आइडिया पर मैं बात करने के पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन, अभी जो चुनाव नतीजा है इस पर मैं संतुष्ट नहीं हूं, हम लोग संतुष्ट नहीं है। भले ही बहुत सारे लोग बधाइयां दे रहे हैं, मगर हम जो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग हैं और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले, आंदोलन चलाने वाले पूरे भारत में लोग हैं जिनको ईवीएम मशीन के बारे में आशंका है, वो लोगों को आज भी ये जो 5 राज्य के चुनाव नतीजे भले ही सही हो मगर ईवीएम से हो रहे, इसके लिए हम लोगों को इस पर यकीन नहीं है। और हम लोगों के जो फॉलोअर लोग हैं, हमारे फॉलोअर लोग भी आशंकित है कि या क्या ये वास्तविक रिजल्ट है या इस रिजल्ट को लेकर कुछ इसके पीछे कुछ रहस्य है। ये बात हमारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि ये वास्तविक रिजल्ट है भी या नहीं है। तो मेरा ऐसा कहना है, इसलिए हम लोग ईवीएम पर जो हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी ने जो ईवीएम मशीन के खिलाफ स्टैंड लिया 2014 से और उसके बाद वीवीपैट लगाया, क्योंकि ईवीएम मशीन पर आशंका है। तो ईवीएम मशीन ये सीयू है, इसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। जो इलेक्शन में जो काम करने वाली जो मशीनरी है उसमें उसको सीयू कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट। फिर साइड में बैलेट यूनिट होता है, बैलेट यूनिट में वोट कास्ट किया जाता है और रिकॉर्ड कंट्रोल यूनिट में होता है। जो कंट्रोल यूनिट ईवीएम मशीन है वो जहां रिकॉर्ड होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है, वो काउंटिंग उसका फिजिकल एविडेंस नहीं होता है। फिजिकल जैसे फिजिकल मेरे पास मान लो ये कोई कागज है, ये कोई कागज है तो फिजिकल है, मगर वैसा कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं होता है। और रिकाउंटिंग नहीं होता, कैलकुलेशन फिजिकल अगर होता तो रिकाउंटिंग में आता, एविडेंस रहता, तो वो नहीं है। इस वजह से क्या होना चाहिए, इसके लिए वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। उस केस के जजमेंट पर वीवीपैट मशीन आया और हमने बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से ईवीएम के खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल बनाया, पूरे भारत में आंदोलन किया और बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी आंदोलन किया। तो इसको लेकर ईवीएम मशीन पर आशंका है, इसके लिए वीवीपैट लग गया। तो 3 इंस्ट्रूमेंट हो गए, एक बैलेट यूनिट हो गया, एक कंट्रोल यूनिट हो गया जो सीयू, और वेरिफिकेशन जो दिखाए लोगों को कंफर्म हो, इसके लिए कंफर्म होने के लिए, आश्वस्त होने के लिए, उसका ट्रस्ट, उन लोगों का ट्रस्ट उस पर हो, इसके लिए वीवीपैट लग गया जिसमें लोगों को दिखाई दे रहा है। तो काउंटिंग के दिन में क्या हो रहा है, काउंटिंग के दिन में बैलेट यूनिट को निकाला जा रहा है, वीवीपैट को निकाला जा रहा है और जिस पर आशंका है सीयू, उसी सीयू पर काउंटिंग हो रही, इसलिए हम लोगों को शंका है और पूरे भारत के लोगों को इस पर शंका है कि इस पर जो चुनाव काउंट हो रहे ये पारदर्शी हमको नहीं लग रहे। तो जो चुनाव आए हैं और चिल्ला चिल्ला कर मीडिया बता रही है कि ये फला फला आ रहा है, फला फला हार रहा है, फला फला चला गया, फला फला आया, तो ये जो नतीजे बताए जा रहे हैं, इसके पीछे जो कारण मीमांसा की जा रही है, इस पर हम संतुष्ट क्यों नहीं है? भले ही सही हो सकते हैं मगर हम संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जिस पर आशंका है उसी पर काउंटिंग हुआ। अब काउंटिंग होने के बाद होने वाला क्या है, हम लोगों ने लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि बीजेपी के लोग ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करते हैं और गड़बड़ी करके चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अब जिन लोगों को हमने समझाया था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है और वो लोग पर्याप्त मात्रा में, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में उस पर अध्ययन नहीं किया, बस हमारी बातों को सुना। अब जो उन्होंने हमारी बात को केवल सुना, चिंतन नहीं किया, और अब जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे वो दोनों देखेंगे, हमारी बात को भी देखेंगे और चुनाव के रिजल्ट को देखेंगे, तो वो कहेंगे अगर बीजेपी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करती तो पश्चिम बंगाल में चुनकर नहीं आती। नहीं यार, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं होती। तो हम जो लोगों को समझा रहे हैं, जो गड़बड़ी जारी है, उस गड़बड़ी को, ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी होती है, उस गड़बड़ी को, इस धांधली को इन लोगों ने ऐसे चुनाव लाके, तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में चुनाव के निर्णय लाके, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने ईवीएम मशीन के विश्वासहार्यता, जो लोगों के अंदर अविश्वास बना है, उसके ऊपर पर्दा डालने का काम करने के लिए
तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी ईवीएम मशीन के मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ गुप्त समझौता किया है, ऐसा मैंने एग्जिट पोल के दिन मैंने जो लाइव किया था उसमें मैंने कहा था कि, और ऐसा करने के पीछे मैंने कारण दिए थे, मैंने एक तर्क दिया था। वो तर्क ये था कि ईवीएम मशीन को लेकर ममता बनर्जी जो लोकसभा के चुनाव के बाद जो 23 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई थी और ईवीएम मशीन की वीवीपैट की काउंटिंग हो इसकी मांग करने के लिए गई थी, तो उसमें 23 पार्टी में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी थी। और 1.5 साल के बाद होने के बाद भी ममता बनर्जी ने ईवीएम मशीन पर एक शब्द भी नहीं कहा। राज ठाकरे जी ने उनको समझाया महाराष्ट्र के चुनाव के दरमियान, फिर भी कुछ नहीं कहा और चुप रहने वाली ममता बनर्जी को यह आशंका होगी कि बीजेपी मुझे हरवा सकती है, फिर भी ईवीएम मशीन पर नहीं बोल रही। इसका मतलब बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ गुप्त समझौता किया कि हम आपको चुनाव में जितवाएंगे, आप ईवीएम पर कभी भी बात नहीं कहना। यह गुप्त समझौता हुआ होगा, क्योंकि ईवीएम पर ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही है। तो ये मेरा जो कहना था कि ईवीएम को पवित्र करने का काम इस चुनाव नतीजे ने किया, ये मेरा मुद्दा था। अब जो मेरा पहला बिंदु था, वो पहले बिंदु पर मैं बात कर रहा था कि मुझे आशंका थी कि चुनाव के जब ममता बनर्जी 1200 वोटों से जीती थी, तो मुझे लग रहा था चैलेंज शुभेंदु अधिकारी जो है, जो 1200 वोट से हरी है, केवल 1200 वोट से हरी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी चैलेंज करेगी इसके लिए, तो बीजेपी के लोग उसको चैलेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि चैलेंज अगर होगा वीवीपैट काउंटिंग का, तो वीवीपैट काउंटिंग का चैलेंज जैसे ही होगा तो गड़बड़ी, क्योंकि करते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, और कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी तो लोगों के ध्यान में आएगी और देश भर में चर्चा होगी वीवीपैट की काउंटिंग हो रही है, तो दोबारा काउंटिंग की मार जगह जगह उठ सकती है। तो शुभेंदु अधिकारी चैलेंज कर सकती है और बीजेपी के लोग उसको चैलेंज करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। तो ये जो 1200 वोट का डिफरेंस चल रहा था, इससे मुझे एक आशंका बन रही थी बार बार, क्या होगा। भले ही यहां सेटिंग हो गया है, मगर वहां नंदीग्राम में क्या सेटिंग होगा। तो शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी के लोगों को मैनेज करना होगा कि तुम्हें वीवीपैट काउंटिंग का चैलेंज नहीं करना है। और एकदम तुरंत अभी खबर आई है कि शुभेंदु अधिकारी को घोषित किया, तो शायद शुभेंदु अधिकारी ने इस बात को मंजूर नहीं किया होगा बीजेपी को, मेरे को जितवाओ, आपने मेरे को ममता बनर्जी से इस मुद्दे पर तोड़ा था और मैं ममता बनर्जी से टूट कर आपके पास आई हूं, हारने के लिए और बलि का बकरा बनने के लिए नहीं आई हूं। अगर मुझे बलि का बकरा बनवाना है आपको, तो मुझे बलि का बकरा क्यों बना, मैं तो ममता बनर्जी के साथ तो ठीक थी, भली भांति सरकार में थी उनकी। ऐसे परिस्थिति में मुझे इधर लाते हो और फिर मुझे बलि का बकरा बनाते हो, तो शायद सवाल बन गया होगा और बीजेपी के लोगों को दोबारा मैनेजमेंट करना हुआ होगा। और इससे ममता बनर्जी के साथ जो गुप्त समझौता, ममता बनर्जी कुछ कहने वाली नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ममता बनर्जी हार गई तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है ममता बनर्जी का, पार्टी का। ममता बनर्जी की तो सिर्फ सरकार बन गई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन सकती है दोबारा। उसे जरूरी नहीं था चुनाव जीते, वो खुद चुनाव जीते। इसके लिए ममता बनर्जी को चुनाव जीतने के, मुख्यमंत्री होने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि अभी जैसे ही चुनाव उस 200 प्लस सीटें आई है और ज्यादा हम उनको क्लियर मेजोरिटी के लिए 294 है, से का मतलब होता है 198 सीटें की, 197 सीटों की जरूरत है। उसके पास तो 200 प्लस सीटें हैं। अगर 200 प्लस सीटें है तो क्लियर मेजोरिटी है, तो गठ नेता तो ममता बनर्जी ही बनेगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही रहेगी। भले ही नंदीग्राम में हार जाए, भले ही नंदीग्राम में हार जाती है, फिर भी मुख्यमंत्री बनी रहेगी, क्योंकि अभी वो हारी है, फिर भी वो उसकी सीटें क्लियर मेजोरिटी है, क्लियर मेजोरिटी दे दिया और शुभेंदु अधिकारी को मैनेज करवा दिया। अब ममता बनर्जी मैनेज है, इसका मैं सबूत देता हूं आपको। चूंकि चुनाव नतीजे के बाद जो लोग सीट चुन कर आते हैं, उसमें अंक बहुत बड़े मजबूत अंकों को जो आंकड़ा हो, आपके पास कितने अंक है, आपके पास कितनी मेजोरिटी है, और एक एक सीट की भी अहमियत होती है, एक एक सीट की अहमियत होती है। तो मेरा ऐसा कहना है, अगर 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल 1 वोट से हारी थी, केवल गिरी थी, सरकार बनाई
और विश्वास दर्शक ठराव जब रखा तो उसमें केवल एक वोट से, एक वोट जो चुनकर के आने वाला एक लोकसभा का एक वोट था, वो एक वोट कम होने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी हुई सरकार गिरी थी। तो एक एक वोट जरूरी, एक एक सीट जरूरी है। तो ममता बनर्जी भले तो 200 प्लस सीट है ममता बनर्जी की, मगर कल चलकर अगर अंदरूनी कोई बवाल होता है तो एक एक सीट को जुटाना पड़ता है ममता। ऐसे परिस्थिति में ममता बनर्जी, मुझे यकीन था कि शुभेंदु अधिकारी को मैनेज करने के बाद ममता बनर्जी को मैनेज किया, तो मुझे पहले से मेरा आकलन है कि ममता बनर्जी को पहले ही सरकार देने के आधार पर मैनेज किया है। और इसका सबूत तुरंत मुझे मेरे पास आ गया। वो मेरे पास सबूत यह है कि 1622 ममता बनर्जी 1200 सीट से जीती थी, तो शुभेंदु अधिकारी चेंज करने वाली थी। अभी शुभेंदु अधिकारी जीत गई है और ममता बनर्जी 1622 वोटों से हारी है। अभी की खबर है 1600। तो मुझे यह अपेक्षा थी कि ममता बनर्जी कहेगी, ममता बनर्जी इसको चैलेंज करेगी, क्योंकि पार्टी का अगर सेनापति हार जाता है, यानी मैच में जीत जाती है और कैप्टन हार जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो मैच भी जीत गई और कैप्टन भी जीत गया, तो इससे ज्यादा मनोबल और ज्यादा जीत का जश्न होता है और पार्टी का मनोबल और ज्यादा बढ़ता है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ये हुआ है कि ममता बनर्जी गढ़ तो जीत गया मगर सिंह चला गया, सेनापति चला गया, युद्ध जीत गया, सेनापति चला गया। तो सेनापति ऐसे परिस्थिति में अपनी हार क्यों मानेगा? तो सेनापति अभी रिकाउंटिंग की मांग करेगा। तो मुझे ऐसा कहना था कि अभी ममता बनर्जी के कोर्ट में चेंडू चला गया, बॉल चला गया। अब ममता बनर्जी ने वीवीपैट की काउंटिंग की मांग उठानी चाहिए। तो मुझे ऐसा आशंका थी कि ममता बनर्जी नहीं उठाएगी और तुरंत खबर आ गई 6:28 को। मैं 6:30 को लाइव हुआ रहा था, तो 6:28 को खबर आई ममता बनर्जी ने अपनी हार मंजूर की। तो 1622 बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है तो ममता बनर्जी ने इसको हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए, वीवीपैट काउंटिंग की मांग करना चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं कर रही है और तुरंत अपनी हार मंजूर कर रही है, तो इसका मतलब बीजेपी के साथ फिक्सिंग हुआ। ये जो मेरा बार बार कहना है कि बीजेपी के साथ ममता बनर्जी की फिक्सिंग हुई है, ये जो 2-3 मुद्दे मैंने कहा, इस लाइट में मैंने जो कहा है, तो हम लोग इस पर चिंतन करना चाहिए। ये बीजेपी के साथ फिक्सिंग हुआ है। और अभी थोड़ा सा विश्लेषण इसके बाहर जाके मुझे कहना था, बलि का बकरा जो मेरा मुद्दा था, बलि का बकरा जो बनाया गया है, इस मुद्दे पर जो दूसरा मुद्दा है, एक तो पारदर्शी चुनाव नहीं, ये जो मैंने कहा है कि ये चुनाव पारदर्शी नहीं है, ये मैंने जो कहा था, इसके लिए ईवीएम मशीन के मुद्दे को मैंने कहा था पारदर्शी नहीं है। शायद ये मुद्दा आप लोगों से क्लियर हुआ होगा। बार बार इस मुद्दे पर बोलते रहते हैं, रहेंगे भी, क्योंकि ईवीएम जब तक है तब तक पारदर्शी रिजल्ट नहीं है, तब तक इस बात को हम मानने वाले नहीं बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से। अब मेरा जो कहना है, ईवीएम मशीन पर और एक हमारी जो आशंका है कि जब से ईवीएम मशीन आई है कभी भी रिकाउंटिंग नहीं हुई। और वीवीपैट के पहले तो रिकाउंटिंग का मुद्दा ही नहीं था, मगर कम से कम वीवीपैट आने के बाद रिकाउंटिंग होनी चाहिए और वो हो नहीं रही है। ये अपने आप सबूत है, गड़बड़ी जारी है। अभी एक भी जब पूरे भारत में, हमको आज तक खबर पूरे दिन भर से मैं देख रहा हूं, एक भी खबर नहीं आ रही कहीं रिकाउंटिंग की मांग का। अभी शाम को भी देखते हैं, रात को कहीं आती है क्या? अगर आती है तो मान लेते हैं कि हमारे मुद्दे को, उन्होंने हमारे मुद्दे पर ध्यान दिया। मगर वीवीपैट की अगर रिकाउंटिंग नहीं होती, इसका मतलब सब सेटिंग है। तो ये एक मेरा मुद्दा है। अब मेरा और एक मुद्दा है यहां, इस संदर्भ में ये जो सीट सेटिंग हो रहा था, बलि का बकरा जो मेरा मुद्दा है, सीट सेटिंग। क्योंकि अगर ईवीएम मशीन में ममता बनर्जी ने फिक्सिंग किया है, बीजेपी के साथ अगर फिक्सिंग किया है, तो फिक्सिंग में क्या होता है, हमारी यहां की सीटें निकाल दो, तुम्हारी यहां की सीटें निकाल दो। तो इसका मतलब होता है अगर 294 सीटों पर ममता बनर्जी ने सीटें खड़ी की है और उसमें से अगर उसकी 208 सीटें आती है तो 186 सीटें, 186 सीटों पर
तुमको जिसको लाना है उसको लाओ, मेरे को 200 प्लस जो है वो दे दो। तो 186 सीट पर जहां ममता बनर्जी के वास्तविक लड़ाकू लोग लड़े होंगे, उसका इस फिक्सिंग में बली गया, उनका बली गया। फिर जो लोग ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए हो सकता है बीजेपी और तीसरे चौथे दल के पास गए होंगे ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए, और उनको यकीन होगा कि हम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, हमारा पकड़ है, तो हम हर हालत में ममता बनर्जी को हरवाएंगे, इसके लिए वो गए होंगे। मगर सीट सेटिंग में इस जहां बीजेपी के पास भी आए होंगे, दूसरे दलों के पास भी आए होंगे, मगर फिक्सिंग हो गई, सीट सेटिंग हो गई, इस वजह से वो चुन कर आने के बाद भी वो हार रहे। वो लड़ाकू भी है, वो जनमत में भी है, फिर भी ईवीएम के सेटिंग में हार रहे। तो वो जिस पार्टी के पास जा रहे हैं, वो पार्टी अगर सेटिंग कर रही है, भले ही बीजेपी के पास गए होंगे ममता बनर्जी को हरवाने के लिए, सबक सिखाने के लिए, मगर बीजेपी के पास जाने के बावजूद भी इनका सीट सेटिंग होने की वजह से उनका बलि चला गया, उनकी बलि गई। तो ये सीट सेटिंग के अंदर लड़ाकू लोगों का बलि जाता है इनके खेल में। तो ये ईवीएम को पवित्र भी करने का मामला है इन लोगों का, और साथ ही साथ लड़ाकू लोगों का नेतृत्व करने वाले, समाज के अंदर वास्तविक नेतृत्व करने वाले लोगों का बलि भी दिया जा रहा है। ये मेरा दूसरा बिंदु था चर्चा का। और अब मेरा ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र से बहुत सारे नेता लोग ममता दीदी का अभिनंदन कर रहे हैं। महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग ममता दीदी का अभिनंदन कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, वाघिन बोल रहे हैं उसको, वाघिन है, और बीजेपी को सबक सिखा दिया, बीजेपी को हरवाया। तो मेरा ऐसा कहना है, कहा बीजेपी को हरवाया? आप गलत आकलन क्यों कर रहे? बड़े बड़े पार्टी के नेता हो आप लोग। अरे इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने प्लान बनाकर, इनको पता था ममता बनर्जी को हमने ये बना दिया है, सीट देने का निर्णय किया है, सेटिंग हो गया है। तो बीजेपी को पहले ही पता था, और बीजेपी जहां 3 सीटों वाली पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं था, वही बीजेपी लगभग 80 प्लस होने के कगार पर है, अभी 80 प्लस के कगार पर है। तो जिस बीजेपी को 3 से ज्यादा सत्ता के, केंद्र की सत्ता के हिसाब से कुछ ज्यादा सीटें हो, 10 3 से 30 13 3 13 30 ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 80 प्लस हो गई, कहा बीजेपी हारी है। आप लोग गलत क्यों आकलन कर रहे हैं? एस्टैब्लिश पार्टी वाले, जो महाराष्ट्र के एस्टैब्लिश पार्टी वाले हमारे बड़े बड़े नेता ममता बनर्जी को बधाई दे रही है, तो ये क्यों कर रहे हैं? तो मुझे भी पता है इनके पीछे 2024 का प्लानिंग चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसके बारे में मैं अभी एक्सपोज नहीं करना चाहता। इनके दिमाग में जो तीसरा 2024 का जो प्लान चल रहा है, इसको लेकर अभिनंदन कर रहे हैं। और आपने, और ममता दीदी को बोल रहे हैं, ठीक है 24 को हम जो गेम आप उधर खेले वही गेम हम 24 को खेलेंगे, चिंता मत करो। तो ये अभिनंदन भी कर रहे हैं, और एक अभिनंदन के साथ साथ ये लोग आगे की फील्डिंग भी लगा रहे हैं। अभिनंदन का मामला अलग है, अभिनंदन का, अरे अभिनंदन करना है तो मेरे को ऐसा कहना था कि जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार के नाना पटोले जी ने मांग किया था कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव हो, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बार बार मुद्दा उठा रहे ममता बनर्जी को 1.5 साल से? फिर भी ईवीएम पर चुनाव करवाए जा रहे हो, और ईवीएम पर नतीजे कर समाधान मान रहे हो। हाँ, जरूरी है कि पार्टी कोई जीतती है तो अभिनंदन करना चाहिए, और अपने जो समविचारी दल होते हैं उसके अभिनंदन करने के लिए मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो करना ही है, नैसर्गिक है। मगर क्यों ईवीएम के मुद्दे पर आप अगर समविचारी हो तो ईवीएम के मुद्दे पर कोई मोर्चा नहीं खोल रहे हो? ममता बनर्जी को जिस मात्रा में अभिनंदन करो उस मात्रा में ममता बनर्जी को वागिन कह रहे हो, तो क्यों ना मैदान में उतार रहे हो ईवीएम मशीन को लेकर? तो ये सारा का सारा अंदरूनी आपका समझौता है। तो महाराष्ट्र के लोग बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, मगर उनको पता नहीं है कि ममता बनर्जी ने भी ईवीएम के मुद्दे को, और मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये फील्डिंग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव देश को दिशा देने वाला है। तो क्या दिशा हमको समझ नहीं आ रही है? आप देश को दिशा देने वाला निकाल कह रहे हो, तो हमको नहीं समझ में आ रहा क्या दिशा दे रहे हो आप? क्या खिचड़ी पकाना चाहते हो आने वाले समय में? हमको नहीं समझ में आ रहा है। तमाम महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता उछल कर अभिनंदन कर रहे हैं, गैर भाजपाई लोग।
तो हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या आपका क्या दिशा तय हो रही है आपकी। तो मैं महाराष्ट्र के नेता को दोबारा आह्वान करता हूं, बहुजन समाज के नेता को आह्वान करता हूं, इस खेल में समझो, कल चलकर आपका भी बलि जाने वाला है। इसमें ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है ईवीएम मशीन को लेकर, इस खेल को समझना होगा। तो इसलिए मैं इस निकाल को देखकर और ईवीएम मशीन पर चल रहे निकाल को किसी दलों को अभिनंदन करने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये निकाल मुझे ईवीएम के ग्राउंड पर पारदर्शी नहीं लग रहा है। बाकी सारी बातों को मैं मानने के लिए तैयार हूं, मगर ईवीएम पे ग्राउंड पर इस बात को नहीं मानने वाला हूं। तो इसलिए मैं बधाई नहीं दूंगा। और जो लोग कह रहे बीजेपी हारी है, मैं बीजेपी हारी है ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ममता बनर्जी और बीजेपी की जो फिक्सिंग थी, उस फिक्सिंग में इनको पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल बाइपोलर बनाना था, और बाइपोलर बनाकर ममता बनर्जी की फिक्सिंग करवाकर ममता बनर्जी को जितवाना था और प्रमुख विरोधी पक्ष बीजेपी को बनवाना था। आज आप अगर बीजेपी के सभी स्पीकर लोगों का ओपिनियन देखेंगे तो हारने के बाद भी उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। वो खुशी क्यों दिखाई दे रही है? तो उनको पता है कि हमने जो फिक्सिंग किया उसी प्रकार हमको विरोधी पक्ष का सीटें मिल गई है। और ममता बनर्जी को वहां उस राज्य में सरकार देने के बजाय पांडिचेरी में, आसाम में हमको सरकार मिलने वाली थी। तो वो जो सारा गुप्त समझौते के अंतर्गत बीजेपी हारी नहीं, बीजेपी ईवीएम मशीन से जीती है। भले ही वो कम अंक लाई है, मगर ईवीएम मशीन से जीती है। जो लोग कह रहे बीजेपी हारी है, ऐसे जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं, मैं उनके बात से सहमत नहीं हूं। बीजेपी हारी नहीं है। बीजेपी प्लान बनाकर बीजेपी ने अपनी मेजर पश्चिम बंगाल में सेकंड पार्टी बनी है और ममता के साथ फिक्सिंग करके बनी है, और उसके बदले में आसाम और दूसरे राज्य में पांडिचेरी और दूसरे राज्य में अपनी सीटें भी बढ़ाई उन्होंने। तो बीजेपी हारी नहीं है, बीजेपी जीती है। और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों भी जीते हैं, हारे नहीं है। दोनों की फिक्सिंग हुई है। ये बात मेरे को कहनी थी। शायद मेरे बहुत सारे मुद्दे यहाँ आए हैं, और लाइव का जो मेरा टाइमिंग था, वो टाइमिंग मेरा 30 मिनट का था, शायद वो बढ़ जाता है, 32 मिनट हो गया है। और एक मुद्दा, चूंकि मेरा मुद्दा बचा है, तो उस मुद्दे को मैं यहाँ कहूंगा। अब वो मुद्दा मैं चर्चा के लिए रखना चाहता हूं। इस सारे खेल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कांग्रेस, कम्युनिस्ट की भी सीटें आई है और कांग्रेस को भी कई जगह सीटें आई है। फिर भी मेजर अंक लाने के समय में जब कांग्रेस की सीटें गिरती है, तो कांग्रेस के लोग, मेरा ऐसा कहना है कि वो अपना जो पराभव होता है, अपनी जो हार होती है, तो मेरा कहना है कांग्रेस के लोग कम से कम हारने के बाद क्यों ईवीएम मशीन पर चुनाव ना हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्यों अपनी कांग्रेस, अपनी जो धोती दुर्दशा के लिए कांग्रेस के लोग, मैं ये सवाल छोड़ना चाहता हूं लोगों के सामने, और उसकर लोगों का ओपिनियन भी देखना चाहता हूं कि क्यों कांग्रेस अपना जो पीछे हट हो रही है, और कांग्रेस पीछे जा रही है। इस पीछे, क्योंकि ईवीएम मशीन पर वो भी चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम मशीन लाई है, और फिर भी कांग्रेस के लोग बीजेपी को क्यों ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, या क्यों हार स्वीकार कर रहे हैं और ईवीएम पर क्यों नहीं बोल रहे? तो मैं आप लोगों को विनती करूंगा, दर्शकों को, इस पर भी हम आने वाले समय बहस करेंगे, मगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए क्यों कांग्रेस चुप है। इस पर हम बाद में बहस करेंगे, लाइव भी हो आएंगे, बहस करेंगे। और एक मुद्दा, मैं अभी शायद इस मुद्दे पर आने वाले समय में दूसरा प्लान करेंगे, मगर ये मुद्दा मेरा बार बार छूट रहा है, उसको मैं उठाना चाहूंगा। वो मुद्दा, ईवीएम मशीन आने के पहले निर्दलीय लोगों की चुनकर आने की संख्या बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा निर्दलीय लोग भी चुनकर आते थे, और वो निर्दलीय लोग जब निर्दलीय होते थे, वो निर्दलीय क्यों चुनकर आते थे? तो बड़े बड़े समाज के अंदर जिसका वजूद होता था, समाज के अंदर जिसकी पकड़ होती, उसको अगर, और दबंग समाज का अंदर दबंग नेता होता था, लोकप्रिय नेता था, और जनमत में जो नेता था, उस पार्टी की सुनता नहीं है। उसका जनमत होता है, पार्टी की सुनता नहीं है। फिर पार्टी उसको टिकट नहीं देती है, तो वो पार्टी में बगावत करके वो निर्दलीय खड़ा होता था और पार्टी और सबको हरवाता था। तो ये जो निर्दलीय जो लोग हैं, ये आंकड़े बढ़ रहे थे। अपक्ष लोगों की, निर्दलीय लोग, इंडिपेंडेंट लोगों के आंकड़े बढ़ रहे थे, वो जो उनकी पकड़ थी उनकी समाज के अंदर। तो ये निर्दलीय लोगों के आंकड़े क्यों घट रहे?
बहुत अहम सवाल है, ये निर्दलीय लोगों के आंकड़े क्यों घट रहे हैं? तो इसका कारण ईवीएम अगर है तो निर्दलीय लोगों का ये सबूत है। निर्दलीय लोगों के सीट नहीं, निर्दलीय लोग चुनकर नहीं रहे आ रहे, ये अपने आप सबूत है ईवीएम मशीन। और ईवीएम मशीन निर्दलीय लोगों को खत्म कर रही है, नया कॉर्नर को खत्म कर रही है। तो इसके लिए हो सकता है मेरे इस लाइव के बाद, इस मुद्दे के बाद हो सकता है वो निर्दलीय लोगों को चुनकर आने का भी कोई प्लान बनाएंगे। इस पर हम आने वाले समय में देखेंगे वो क्या प्लान बना सकते हैं। मैं उनके दिमाग को पढ़ रहा हूं, वो क्या क्या प्लान बनाने के फिराक में होंगे। मगर ये मुद्दा शायद मैंने पहली बार उठाया है कि चुनाव नतीजे में हम देखते हैं 2015 से हमको, मुझे तो 2004 और 2009 से भी देखेंगे तो कम थे, 15 से तो हम ईवीएम मुद्दे को देख रहे तो वो भी कम रहे। तो ये निर्दलीय लोग जो बढ़ रहे थे वो कम क्यों हो रहे? तो ये भी मेरा आज का बिंदु था। तो जिस बिंदु पर मैंने बात रखी है, दर्शकों को मेरी विनती है, इस बात पर अगर सहमत हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करो। और अगर इस मुद्दे पर आपको कुछ राय रखनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो, इसके बारे में फिर हम बहस करेंगे। आप लोगों ने मेरी इस मुद्दे पर जनता, मैं ऐसा कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में ईवीएम, इस चुनाव को लेकर ईवीएम को पवित्र कर दिया और लड़ाकू नेता का बलि दे दिया। ये मेरा मुद्दा था। 5 राज्यों के जो चुनाव आए हैं और लड़ाकू लोगों का बलि दे दिया, ये मेरा कहना था। तो मैं ऐसा कहता हूं, फिर दोबारा जनता हार गई, ईवीएम जीत गया। मैं बाला साहब मिसाल पाटिल, नेशनल सेक्रेटरी बहुजन मुक्ति पार्टी एवं महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, आप लोग इसको समझेंगे। धन्यवाद।